ओके जी, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया उसमें हमने ट्रांजिस्टर के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी किया है। तो हम थोड़ा सा एक रैपिड गो थ्रू करेंगे इसमें से कि हमारे पास हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की थी ताकि हमें याद हो। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जिनमें हमें पता है कि कैसे फील्ड को जनरेट किया जाता है। फिर उसमें सबसे पहला ट्रांजिस्टर है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसमें दो चैनल्स होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल। और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। आपको ये पता है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स क्यों है? क्योंकि आप ड्रेन करंट को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है। उसके अलावा ये एक स्ट्रक्चर है एन चैनल पी चैनल का। यहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे आप ड्रेन करंट बढ़ाते हैं तो आपके पास आईडी करंट बढ़ रहा होता है, वीडीडी बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट बढ़ रहा होता है। और गेट टू सोर्स रिवर्स बायस में जो आप बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो डिप्लीशन रीजन्स वाइडर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से करंट आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये उनके सिंबल्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि एन चैनल और पी चैनल हो सकते हैं। थ्री टर्मिनल्स हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। फिर कुछ केसेस हैं जिनको आप स्टडी करते हो जिनसे आपको पता चलता है कि आप ओहमिक रीजन में आ रहे हो, ओहमिक के बाद आप कांस्टेंट करंट एरिया में आ रहे हो, और उसके बाद आप ब्रेकडाउन रीजन में चले जा रहे हो। और फाइनली ये उस वक्त वैल्यूज हैं जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो होती। जैसे आप गेट टू सोर्स वोल्टेजेस को रिवर्स बायस में इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो करंट की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होकर कट ऑफ वोल्टेज तक या कट ऑफ रीजन तक पहुंच जाती हैं। और कट ऑफ हमेशा क्या होगा? आपके पिंच ऑफ वोल्टेज, जो कि यहाँ पे गिवन है, माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वलेंट होगा। तो ये एक जेफेट ट्रांजिस्टर का कर्व है। तो आपको जब भी इस तरह का कोई कर्व नजर आएगा तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, IDSS एंड VGS ऑफ एंड पिंच ऑफ वोल्टेज। और ये आपके पास फार्मूला है जिसे शॉकलीज इक्वेशन कहा जाता है, जिससे आप क्यू पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसे आप लोगों ने सॉल्व किया था फॉर VDD। जे फिर ट्रांस कंडक्टेंस कि आपके पास कितना चेंज होता है ड्रेन करंट विद द चेंज इन VGS वोल्टेज, और उसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये फार्मूलाज आपने देखे। ये कंपैरिजन है जे फेट एंड बीजेट का, जिसको आपने देखा था ताकि आप, क्योंकि आप स्टडी कर चुके थे बीजेटी को, आप नॉर्मली इन चीज़ों को देख रहे हो, तो इनके रेलेवेंट से आपको गेट करंट पर 0 एम्पेयर चाहिए। आई सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, तो यहाँ पर हमारे पास आई डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा IDS, IS के। IS मीन सोर्स करंट, ID मीन ड्रेन करंट, और ID कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। फिर आपने बाइसिंग्स को देखा है। बाइसिंग्स मींस किस तरह से आप क्यू पॉइंट को सेट करते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ बाइसिंग है, सेल्फ बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड करंट सोर्स बायस। आपने सेल्फ बायस को देखा है। सेल्फ बायस मींस आपने ट्रांजिस्टर को इट सेल्फ ग्राउंड कर दिया है विद अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ 1 मेगा ओम और 10 मेगा ओम। वजह से आपको यहाँ से ग्राउंड और जीरो वोल्टेज मिल रहा होगा, और यहाँ से सोर्स पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल रहा होगा। तो जब VGS कैलकुलेट करेंगे तो वो एक माइनस में कोई वोल्टेज होगा जो कि रिवर्स बायस में आपके गेट टू सोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा, जिसकी वजह से आप कंडक्शन को कम और ज़्यादा कर रहे होगे। और फिर नेक्स्ट फार्मूला VDS के लिए है, जो कि अप्रोक्सीमेटली, बल्कि एग्जैक्टली सेम है जैसे जब आप कैलकुलेट करते थे कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के लिए। ठीक है। ठीक है। तो फिर आपने एक एग्जांपल्स भी किए थे कि आपने VGS और VDS कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप VGS वालों कैलकुलेट करते हैं माइनस IDRS से। आपको RS गिवन है, ID की वैल्यू भी गिवन है, तो VGS आ जाएगा, और फिर VDS का फार्मूला ये आपको बैक में गिवन है। फिर किस तरह से क्यू पॉइंट को सेट करना है? अगर आप मिड पॉइंट में सेट करना चाहते हैं फिर तो ईजी है। अगर आप क्वार्टर पॉइंट में सेट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ID इक्वल होता है IDSS डिवाइडिंग बाय 4, और VGS आपके पास इक्विवेलेंट होगा 0.5 VGS ऑफ। ठीक है। तो उसके अलावा आपको ये बताया कि कट ऑफ पर चाहते हैं तो यहाँ पे करंट जीरो होगा और ये VGS ऑफ माइनस V पीक के बराबर होगा, और यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास VGS जीरो होगा। ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स है जिन पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही फार्मूला है जो कि आपके पास VGS इक्वल्स माइनस IDRS, उसी को कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर RS। तो फिर आपने एग्जांपल किए थे जिसमें आपने RS की वैल्यू को फाइंड किया था और RD की वैल्यू को फाइंड किया था।
सॉरी, इसमें आपने क्यू पॉइंट फाइंड किया था। क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको आईडी का भी यूज़ करना है और वीजीएस भी यूज़ करना है, और मिड पॉइंट क्यू पॉइंट कदरे फाइंड करना इजी है, क्योंकि मिड पॉइंट के लिहाज से आप डायरेक्टली आईडीएसएस को हाफ कर देते हैं, तो ये बाकी इस फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं रहती। और वीजीएस के लिए आप 0.3 वीजीएस ऑफ कर देते हैं। ये तमाम लेक्चर्स हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देख चुके हैं, इनको स्टडी कर चुके हैं, तो मैंने सिर्फ इसलिए क्या है कि आपको रिवाइज किया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है कि आप आर एस और आर डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप क्यू पॉइंट मीन्स जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, ये एग्जांपल्स, इसमें एक है क्यू पॉइंट कैसे फाइंड करना है। क्यू पॉइंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है वीजीएस और दूसरा है हमारे पास आईडी। और ये काम थोड़ा आसान हो जाता है अगर आपको मिड पॉइंट बाइस करना हो, या आपको सेचुरेशन पर बाइस करना हो, या आपको कट ऑफ पे करना हो, या आपको क्वार्टर पॉइंट पे करना हो। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको कर रहे हैं, आपको इन आर एस और आर डी की वैल्यूज फाइंड करनी हो, तो वो कैसे फाइंड की जाएंगी। आर जी मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा मेगा ओहम्स में होगा, और उनका रीजन भी बताया गया। तो फिर ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो एक मिड पॉइंट बाइस के लिए, तो उसके लिए आपको क्या आर एस रिक्वायर्ड होगा और क्या आर डी रिक्वायर्ड होगा। तो यही चीज़ इस तरह से भी की जा सकती है, जिसका आपने ग्राफिकल एनालिसिस किया है। ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से आपको दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक पॉइंट ये है, ये उस वक्त फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास करंट भी जीरो है और वोल्टेज भी जीरो है, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पर हम जब बात करते हैं तो ये हमारे पास वीजीएस की बात हो रही है, और ये हमारे पास आईडी की बात हो रही है, जब दोनों जीरो हैं। और सेकंड पॉइंट हमें उस वक्त चाहिए कि वीजीएस की वैल्यू क्या होगी। वीजीएस फाइंड करना है माइनस आईडीआरएस के जरिए से, अगर हमारे पास आईडी इक्विवेलेंट हो जाए आईडीएसएस की। तो आपको आईडीएसएस गिवन होगा, जब जैसे यहाँ पर 10 मिली एम्पेयर गिवन है, आरएस की वैल्यू गिवन होगी, इसकी एग्जांपल भी आपने किया, तो उसके लिहाज से आपको वीजीएस कोई मिलेगा। तो ये एक पॉइंट मिलेगा जिस पर वीजीएस की वैल्यू होगी -4.7 और आईडी की वैल्यू होगी 10। तो ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से बनेगा, और फाइनली फिर आप इन दो पॉइंट्स को जो आपस में मिलाते हो, तो जहां पर ये लाइन आपके कर्व को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये पॉइंट आपके पास क्यू पॉइंट कहलाएगा। और फिर आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो है 5.07, और यहाँ से आ रही होगी -2.3। तो ये एक, अगर आपको डेटा शीट में नहीं गिवन या आप ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों का बताया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जिसे आपने सॉल्व किया था, और आपने इसे कंबाइन किया और ये फाइंड किया, ठीक है। जी, नहीं, हमें असल में आईडी की देखना है, आईडी मिनिमम। जब आईडी मिनिमम है, आईडी जीरो हो जाता है, उस वक्त वीजीएस की क्या वैल्यू होती है। तो हमें डेफिनेटली पता है कि जब आईडी जीरो हो जाएगा तो वीजीएस भी जीरो हो जाएगा। तो ये इस वजह से है कि आईडी की मिनिमम वैल्यू के लिहाज से और आईडी की मैक्सिमम वैल्यू के लिहाज से क्या वोल्टेजेस आ रही, ठीक है। तो उनके लिहाज से फिर आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो फिर ये एग्जांपल्स आपने किए हैं जिनके लिहाज से हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ तक ग्राफिकल एनालिसिस के बाद एक और चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी, वो ये थी कि कि आपके पास ये जो एक एक जेफेट है जिसका कोई भी नंबर है, उसके अलावा आपने जेफेट चेंज हो गया, तो जेफेट के चेंज होने से एक ग्राफ लेट सपोज ऐसे चेंज हो जाता है। तो उसके चेंज होने से, क्योंकि आपने बाइसिंग सेम की हुई है, तो बाइसिंग के सेम करने की वजह से आपका क्यू पॉइंट बड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे आपके पास आईडीएसएस भी वही है और वीजीएस भी वही है, लेकिन ग्राफ के कर्व में थोड़ा सा चेंज आया है, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आपका क्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लेकर आती है। हमें इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है कि अगर हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं विद एफईटीज, तो अगर हम एक एफईटी की बजाय उस सिंबल की बजाय दूसरा सिंबल या दूसरा मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्यू पॉइंट काफ़ी चेंज हो जाता है। तो हमें उस चीज़ को लाजमी अपने जहन में रखना है कि इसलिए जब आप जेफेट कि किसी एक नंबर की जगह पर दूसरा जेफेट यूज करना चाहोगे, तो फिर आपको उसकी मैचिंग करनी पड़ेगी। मैचिंग इसी लिहाज से होगी कि आपको जो पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन पैरामीटर्स के लिहाज से आप उसकी मैचिंग करोगे कि जो इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा हो, मीन्स इसी ग्राफ के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा हो, आपको ऐसा जेफेट यूज़ करना होगा अगर आप सेल्फ बाइसिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ बाइसिंग के बाद जो हमारा लेक्चर आज स्टार्ट होता है वो है
वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ऑफ जेफेड बायसिंग्स, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग से आप समहाउ फेमिलियर हैं। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ये है कि हमें गेट पर वोल्टेज सेट करनी हो विद रिस्पेक्ट टू टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। उनके सीरीज कनेक्शन की वजह से आपके पास क्या होगा, इस वीडीडी से वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे और आर जो भी वोल्टेज आ रहा होगा, वोल्टेज अक्रॉस R2, वही एक्चुअली आपके गेट वोल्टेज पर वोल्टेज जा रहा होगा। क्यों गेट पर जा रहा होगा? क्योंकि गेट इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब गेट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें VR2 कैलकुलेट करना होगा, और VR2 करने के लिए हमें वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। ये चीजें आपने बाइपोलर जंक्शन में भी देखी हैं। तो अब हमें, इसीलिए मैंने आपको पहले से ये फार्मूला बताया था, जब हमने सेल्फ बायस भी देखी थी तो मैंने आपको ये समझाया था कि VGS मीन्स VG माइनस VS, ठीक है। इसी तरह से लेट सपोज लिखा हुआ है VCE, तो इसका क्या मतलब है? VC माइनस VE। और अगर आपके लिए लिखा हुआ है VDS, इसका क्या मतलब है? जी कोई बता सकता? VD माइनस VS। तो इसे मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाएगा, कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह से लिखी हुई है। VGS का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, VDS का मतलब भी हो गया कलेक्टर टू इमिटर, ये चीज होगी। अब हमारे पास इसे अगर आप एक स्टेटमेंट में रीड करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ये एक स्टेटमेंट है। अगर इस चीज को VDS को सिर्फ आपने पढ़ना हो, और अगर आपने इसे मैथमेटिकली लिखना हो तो वो इस तरह से होगा VD माइनस VS। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो आपको ये मेन फार्मूला याद होना चाहिए, उससे फिर आप चीजें ड्राइव कर लेते। क्योंकि अगर आप सेल्फ बायस में जाएं तो सेल्फ बायस में आप देखें फार्मूला यही है, फार्मूला यही है VG माइनस VS। लेकिन सिर्फ क्या हुआ है कि VG आपके पास 0, इस वजह से आपके पास आंसर में माइनस ID आ रहा है सारा, ठीक है। तो अब हमारे पास भी फार्मूला सेम है, लेकिन अब गेट वोल्टेज 0 होगा या नहीं होगा? नो सर, गेट वोल्टेज जो R2 के क्रॉस, जी, जो भी R2 के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि R2 इज कनेक्टेड विद R1 एंड R1 इज कनेक्टेड विद द VDD सोर्स, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा कुछ R1 के क्रॉस और कुछ R2 के क्रॉस। तो वो कैलकुलेट करने का फार्मूला यही है कि VR2 के लिए कैलकुलेट करना है तो R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VDD, तो इससे गेट की कोई वोल्टेज आ रही होगी। सोर्स का फार्मूला वही है जो कि आपने ड्रेन के उसके लिए यूज किया था सेल्फ बाइस के लिए। तो अब करना क्या होगा, आपको गेट टू सोर्स फाइंड करने के लिए पहले ये VG फाइंड करना होगा, फिर VS फाइंड करना होगा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो जिसकी वजह से आपको गेट टू सोर्स मिल रहा होगा। क्लियर? सर जी, ये ड्रेन करंट कैसे मिले? वही फाइंड कर रहे हैं, आते हैं उस पे आ रहे हैं, क्या नीचे देखें उसी की डेरिवेशन से। सोर्स में लिखा ना वी जो एट सोर्स पे है सर, वो वोल्टेज है। जी जी, सर VS आप पे क्या, क्या आईडी जो है सर, वो किधर से आया? ये ID? यस सर, क्योंकि सर हमें तो कहीं गिवन ही नहीं था। अभी ये इसको देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करवाया। उसमें यह है कि हमारे पास जब भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो हमारे पास यही ड्रेन करंट पास हो रहा होगा सोर्स की तरफ भी, ठीक है। इससे आपने अगर वो कंपैरिजन देखा हो जहाँ पर आपके पास एक कंपैरिजन था BJT का, IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, तो उसी लिहाज से आपके पास जो फार्मूला आता है वो है कि ID इक्वल्स IS। यहाँ तक तो याद है आपको? तो उसके बाद अब हम आते हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए वोल्टेज VS, तो हम VS लिख लेते हैं। अब VS मींस इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ठीक है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो हमारे पास यहाँ से कुछ करंट होगा और कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो उसे हम लिख लेते हैं IS, और इसे हम लिख लेते हैं RS, ठीक है। तो VS इक्वल्स IS RS, और फिर IS की जगह पर हम इस इक्वेशन के तहत ID पुट कर देते हैं, तो आपके पास VS इक्वल आ जाए ID RS, जैसे सेल्फ, बिल्कुल सेल्फ बायस में भी यही चीज हुई थी।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि अगर हमें VS फाइंड करने के लिए आईडी मालूम ही नहीं है, वो गिवन नहीं है, वो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा कि ये आईडी यहाँ पर कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है। उस आईडी को फाइंड करने के लिए क्या होगा, आपके पास ये दो इक्वेशन है, दोनों में से आप किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। आईडी कहाँ से पास हो रहा है, मींस आपको एक वोल्टेज फाइंड करना है इसके क्रॉस। ठीक है। इसकी क्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे और रेजिस्टेंस आपको पता है तो आपको आईडी मिल सकता है। ठीक है। तो वो कैसे फाइंड होगा, ये पॉइंट आपको पता है, वो वैल्यू क्या है, VDD, और ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, इसे हम कहते हैं VD। इसे हम VD कहते हैं क्योंकि ये ड्रेन पर वोल्टेज है तो इसे VD कहते हैं, ये सोर्स पर ऐसे VS कहते हैं, ये गेट पर ऐसे VG कहते हैं। ठीक है। तो हम VDD में से अगर VD को माइनस कर दें तो ये असल में आपको क्या मिलता है, वोल्टेज अक्रॉस RD रेजिस्टर, ऐसे ही। और नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं RD रेजिस्टर को, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो I इक्वल्स V अपॉन R के जरिए से आप इस आईडी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक इक्वेशन ये है, एक रास्ता ये हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। इस इक्वेशन में देख लें, आपने आईडी को इसी साइड पर रहने दिया जबकि आरएस को डिवाइड कर दिए, तो VS इक्वल डिवाइडिंग बाय RS। ठीक है। तो अब आप देखें आपके पास ये VG है और इसके दरमियान में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है। तो जब आप इस गेट में से VGS को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वोल्टेज बचेगा वो असल में VS होगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। जी मुबीन, क्लियर है। सर तो वही बात है ना जो आपने पहले भी बताई थी कि आपस में डिपेंडेंट है। जी जी जी, वो तो उन चीज़ों का हमें सामने है, वो मैंने सेल्फ बाइस के लिए किया हुआ है। वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको शो भी करूंगा। अब डिपेंडेंसीज हैं तो हमें इनको थोड़ा सा इनमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और हमें देखना होगा कि हम इसीलिए जो आपके पास जेफेट्स की या इनके बाइसिंग्स हैं, इनमें मिड पॉइंट पे ज़्यादा बाइस किया जा सकता है, मिड पॉइंट पे इजीली बाइस किया जा सकता है विदाउट डिपेंडेंसीज, सही है। या क्वार्टर पे इजीली किया जा सकता है। अब क्लास ए एम्पलीफायर, लेट सपोज आपने एक क्लास ए एम्पलीफायर बनाना है या आपने एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाना है, या आप ये चाहते हो कि एक लार्ज सिग्नल का एनालिसिस हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल क्यू पॉइंट कहाँ पर होता है, सर बेड में से। मिड पॉइंट पे। तो हमें ये वो चीज़ डायरेक्टली पता है कि अगर हम मिड में बायस करना चाहते हैं तो आईडी को हम क्या कर देंगे, क्योंकि IDSS हमें नोन होगा, तो IDSS डिवाइडिंग बाई 2 और VGS इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0.3 VGS ऑफ, और VGS ऑफ आपको गिवन होता। ठीक है मुबीन। अदरवाइज अगर हमें क्लास ए या क्लास बी या क्लास सी एम्पलीफायर लेट्स सपोज इसी से डिजाइन करना है, तो हम या तो कट ऑफ पर बाइस कर रहे होंगे या सैचुरेशन पर कर रहे होंगे, तो हमें ये दो पॉइंट्स भी पता है। ठीक है। इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस पर नहीं जा रहे, तो हम मिड पॉइंट बाइसिंग की तरफ चले जाते हैं। क्लियर है। यस सर। बाकियों को अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। है वैसे सर कि सर प्रॉब्लम क्लियर। आपस जम्बल्ड अप है सारे। मिक्स हो गई आवाज, दोनों में से कोई एक पूछ लें। जी मुबीन आप पूछ लें पहले। सर मैं यही कहता हूँ कि आपस में प्रॉब्लम जम्बल्ड अप है। जी सॉरी, समझ नहीं आई मुझे आपकी आवाज। जी सर मिक्सिंग है सर। निजाम पूछ लेता जी फैजान पूछे। सर ये हमारे पास दोनों सर आईडी के लिए फार्मूला है सर, VDD माइनस VD वाला भी और VG जी जी माइनस VGS भी जी सर। जी जी, अब दोनों आईडी के लिए फार्मूला मींस आप आईडी इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से भी फाइंड कर दें, और दोनों की मैंने आपको अभी जब मुबीन ने क्वेश्चन किया था तो मैंने दोनों की डेरिवेशन भी आपको समझा दी। ओके सर। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलें। अब हमें ये एक एग्जांपल है, काइंडली अगर आप लोग सॉल्व करें और इसी चैट में पोस्ट करें। आपको डिटरमाइन करना है आईडी और आपको डिटरमाइन करना है VGS।
एक जे फैट है। यहाँ पर अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस ना भी लिखा हो तो आपको पता चल सकता है ये सेल्फ बायस है या वोल्टेज डिवाइडर बायस है। यस सर। ठीक है, जब भी दो रेजिस्टर्स R1 एंड R2 लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो आपको वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं और वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको VD गिवन है 7 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ID एंड VGS फाइंड करना है। जी जल्दी से फाइंड कर लें या यहाँ पर कोई मुझे सॉल्व करवा दे। पहले हम ID को फाइंड कर लेते हैं। ID के लिए कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है? फैजान आप करवा दें। ID के लिए सर VS अपॉन RS इज इक्वल टू VGS माइनस VG अपॉन RS। अच्छा, उसमें देखें हमारे पास अभी तक हमें VGS वोल्टेज पता ही नहीं है और हमें VG भी नहीं पता। ठीक है, तो वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर नहीं है कि हमारे पास एक चीज VD गिवन है, हम ये वाला फार्मूला यूज कर लें, VDD माइनस VD डिवाइडिंग बाय RD। यस सर। क्योंकि हमें तीनों चीजें गिवन है। VDD की वैल्यू गिवन है 12, VD की गिवन है 7 और RD की वैल्यू गिवन है 3.3 किलो ओम। जी कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा। 12 माइनस 7 विल बी 5 डिवाइडिंग बाय 3.3 किलो। फैजान बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर 1.5 मिली 1.5 मिली एम्पेयर। जी यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसीलिए आपको दो फार्मूलाज गिवन है, दोनों में से जो बेस्ट सुटेबल होगा उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, VGS। तो हम लिख देते हैं VGS। VGS किस चीज के इक्वल होता है बाय डेफिनेशन अगर बता दें, या वो जो स्टेटमेंट मैंने बताई है, पीजी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। ठीक है, तो हम पहले VG फाइंड कर लेते हैं। VG क्या होगा, VG आपके पास होगा जो भी R2 रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है वही आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज पर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आपके पास आ रहे हैं। तो VG इक्वल्स, सॉरी गेट पर होगा, तो VG इक्वल्स R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VGD। तो आपको तमाम चीजें गिवन है, काइंडली बताएं VG की वैल्यू क्या आ रही है। सर 1 मेगा ओम, 6.8 मेगा ओम। जी क्या आ रही है? 1.5 वोल्ट्स। मुबीन आपकी आवाज बहुत स्लो है, हमें समझ नहीं आ रही। सर 1.5 वोल्ट्स। 1.5 वोल्ट्स। बाकी भी काइंडली साथ साथ कैलकुलेट करें और उसमें चैट में पोस्ट करें जहाँ पे हमारे पास क्लास चल रही है। ठीक है, 1.5 वोल्ट्स। और अब हमें दूसरी चीज, VG फाइंड हो चुका है तो VS फाइंड करना है। तो VS इक्वल्स IDRS। ID गिवन है आपको 1.5 मिली एम्पेयर और RS की वैल्यू गिवन है 2.2 किलो ओहम। तो आप 2.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1.5 मिली है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2.2 किलो से, किलो और मिली कैंसिल हो जाएगा। जी क्या आ रही है VS की वैल्यू? 3.3 वोल्ट्स। 3.3 वोल्ट्स। अच्छा, एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि अगर आपने JFET ट्रांजिस्टर यूज किया है तो आपका सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हमेशा गेट वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे सेल्फ बायस में आपने देखा गेट वोल्टेज 0 होती थी और VGS की कोई वैल्यू होती थी। इसी तरह से अगर आप वोल्टेज डिवाइडर बायस भी यूज कर रहे हैं, आपने बायसिंग इस तरह से यूज नहीं करनी कि गेट पर वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं और सोर्स पर वोल्टेज कम आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा होगा। मींस उस पे जो कंडक्शन है उसे आप फर्दर मौका दे रहे होंगे कंडक्शन होने के लिए, पाथ को ब्रेक नहीं कर रहे होंगे, बल्कि नॉर्मली वही कंडक्शन जो कि पहले होती रही है वही होती रहेगी। तो आप उसे ब्रेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मीन्स आप सिर्फ इस ग्राफ पर स्टिक रहेंगे, आप इसे नीचे नहीं ला सकेंगे, कट ऑफ तक नहीं ला सकेंगे। तो इसलिए ज़रूर याद रखिएगा कि आपके पास जो सोर्स वोल्टेज है उससे ग्रेटर होना चाहिए आपकी गेट वोल्टेज।
ठीक है, अदरवाइज आपकी बाइसिंग गलत है। ये जब भी आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो अब आपके पास गेट वोल्टेज भी है, सोर्स वोल्टेज भी है, इसे इस फार्मूले में इंटर करें जी। गेट की वैल्यू है 1.5 माइनस 3.3, क्या आंसर आता है? सर -1.8। -1.8 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये इन दोनों के जरिए से अब आप क्यू पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यू पॉइंट के लिए आपको 2 पॉइंट्स और चाहिए जो कि आईडीएसएस है और वो है। किसी को इस एग्जांपल में कोई चीज समझ ना आई हो तो काइंडली मुझे बता दें। सर ये 1.5 कैसे है? ये 1.5 सर आप इस फार्मूले को सॉल्व करें। R2 की वैल्यू है 1 मेगा ओहम, 1 मेगा डिवाइडिंग बाय, फिर R1 की वैल्यू है 6.8 मेगा ओहम, लिख दें 6.8 मेगा, फिर R2 की वैल्यू है आपके पास 1 मेगा। इनको आपस में सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कर दें, VDD की वैल्यू है 12, ठीक है सर। ओके सर। अच्छा उज़ैर था शायद, ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ठीक है। असल में ये जो 2 सब्जेक्ट्स अभी आपने पढ़े हैं ना, ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, और अब जो हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिज़ाइन, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये नहीं है कि आपको रटे रटाए फार्मूले आपने यूज़ करने हो। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर VD कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं ड्राइव फार्मूला कैसे ड्राइव करूँगा। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूलाज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओहम्स लॉ को यूज़ कर रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ कर रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ कर रहा हूँ, किरचॉफ करंट लॉ को यूज़ कर रहा हूँ, उन्हीं लॉज को यूज़। तो आपके लिए वो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर देखें फिर आपको, ताकि ये चीज़ें ड्राइव करनी है। जब आपको ड्राइव करनी खुद से आएंगी तब सर्किट डिज़ाइन या सर्किट एंड डिवाइसेस का हक अदा हो सकता है, मीन्स उसका पढ़ने का मकसद जो है ना वो फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो काइंडली आपको ये चीज़ें देखनी होगी कि आप यहाँ पर अगर पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करनी है तो वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करनी है तो क्या होगी। थोड़ा सा अपने ब्रेन को इस चीज़ में ओपन करेंगे तो फिर आपको थ्रू आउट ये सब्जेक्ट्स बहुत सिंपल नजर आएंगे। क्लियर, मीन्स ये जो डेरिवेशन जब यहाँ पर बात हो रही थी ना कि ये आखिर आईडी की वैल्यू आई कैसे है, ये आईडी की वैल्यू कैसे आई है, ये वीजीएस की वैल्यू कैसे आई है, ये वीजी कैसे आ गया, ये वीएस कैसे आ गया। मीन्स एक तो चीज़ है कि आप उसको रट लें और याद रख लें, उससे बेहतर है कि आपको वो टेक्निक आ जाए। तो वो जब टेक्निक आ जाएगी तो बार बार आपको फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से किसी भी पॉइंट पर फार्मूला वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उज़ैर आप वैसे ये बता सकते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ वीडी की वैल्यू 12 वोल्ट आई और वीजी आपने अभी फाइंड किया है वो था 1.5 वोल्ट्स। R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, बता सकते हैं उज़ैर। सर 8 तक आएगा थोड़ा सा। नहीं एग्जैक्ट बताना चाहिए, 8 तक कैसे, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कैसे किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे फाइंड किया जाता है, पता है या नहीं। चलें प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। वोल्टेज मेजर करनी है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे या सीरीज में। सीरीज में सर। सीरीज में लगाएंगे। यस। वोल्ट मीटर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस मेजर करने के लिए आप सीरीज में लगाएंगे। फिर करंट के लिए आप क्या करेंगे, नो सर उसमें लगाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में जब लगाएंगे तो हम ये कहते, अब इस पैरेलल लगाने का मतलब पता है कि पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वोल्टेज मालूम की जाए, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस वोल्ट मीटर का मतलब ये कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए। तो अब आपको इस पॉइंट पे बता सकते हो क्या वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। ये किससे कनेक्टेड है भाई, इस तार से, इस पॉइंट से, और ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, VDD से, और VDD की वैल्यू कितनी है। सर 12 वोल्ट। तो यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे होंगे आपके पास, 12 वोल्ट। अब ये बता सकते हैं इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज आ रहा होगा।
सर 10.5 10.5 वाई? ये तो इससे कनेक्टेड नहीं इस पॉइंट से, सर और इस इसकी पॉइंट वैल्यू पर आप वोल्टेज, तो आपसे मैंने इस पॉइंट पर वोल्टेज पूछा है, वो कितना है? 1.5। अब जब आपसे इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने को कहा जाएगा तो आप 12 में से माइनस कर देंगे 1.5, तो वोल्टेज अक्रॉस यस R1 सर को मिल सकता है, जो कि क्या होगा? 10.5 10.5। माइनस ये सबसे इजीएस्ट सा सोल्यूशन है। खैर, बहरहाल इन चीज़ों को देख लीजिएगा, केसीएल, केवीएल और इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। असल मकसद इसका ये है कि आपको ये चीज़ें आ जाए। ये उसका सोल्यूशन है जो हमने फाइंड किया, जिसमें 1.52 मिली एम्पेयर और आपके पास फाइनली वोल्टेज आई है -1.8 वोल्ट्स, जो इसका सोल्यूशन है। जी मुबीन। सर मैं ये देखिए जो ड्रेन टू सोर्स जो उसके क्रॉस है, ट्रांजिस्टर के क्रॉस सर, वो वोल्टेज तो बढ़ती जा रही है कैसे बढ़ रही है? सर, क्योंकि वो ड्रॉप करने शुरू होगी ना अपने क्रॉस वोल्टेज, तो सर उसमें तो कोई रेजिस्टेंस कर रहा है मुझे आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर। जो हमारा वीडी है सर, जो ड्रेन वोल्टेज है, ड्रेन पर जो वोल्टेज है सर, वो है कितनी थी? 7 वोल्ट सर। ठीक है। और जो हमारी उस पे सोर्स पर है वो 3.3 थी। ठीक है। तो सर डिफरेंस आपका जो आ रहा है वो सर 3.7 वोल्ट्स का डिफरेंस आ रहा है सर। ठीक है। वो ड्रॉप हो रही है ट्रांजिस्टर के अंदर, कैसे ड्रॉप हो रहे हैं सर? ये ट्रांजिस्टर के, क्योंकि ट्रांजिस्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं, ड्रेन एंड सोर्स, उन दोनों में कंडक्शन जो आईडी करंट को मूव करवाने के लिए यूज हो रहे हैं, ये वो वोल्टेज है। अभी ले सर जाता वो हूँ। तो चैनल है पूरा सर, चैनल में ड्रॉप कैसे हो रहा है? चैनल की अपनी रेजिस्टेंस नहीं, और आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन वाइड नहीं हो जाएगा, और डिप्लीशन रीजन वाइड होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं। सर ये यही सवाल था कि ये जो ड्रॉप आ ये रहा है, क्या ये डिप्लीशन रीजन की वजह से आ रहा है, कि मतलब जी डिप्लीशन रीजन क्रॉस करके वो आ रहे हैं इसलिए ड्रॉप हो रहा बिल्कुल, है? ये डिप्लीशन रीजन की वजह से ड्रॉप होता है। आपको पता है कि आपके डायोड के क्रॉस 0.7 ड्रॉप क्यों होता है? यस सर, क्योंकि वो रीजन क्रॉस करते हैं ना। उस रीजन को क्रॉस की, तो अभी हमारे पास वो 0.7 का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट इतना वोल्टेज चाहिए जिसके बाद वो कंडक्शन हो रही हो। लेकिन वो डिपेंडेंट किस चीज़ पर है? वो एक जो आपकी डिप्लीशन लेयर है वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हमारे पास कंडक्शन अभी भी हो रही है, लेकिन अब डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा वाइड हो गया है। तो अब थोड़ा सा वाइड होने का मतलब ये है कि अब 0.7 नहीं होगा, 0.7 से ग्रेटर वोल्टेज आ रहा हो। यही सर, पर इसके हिसाब से तो मतलब जो आपने ये तस्वीर अभी सामने लाई हुई, इसमें जी तो एक बीच में से पाथ बनाया हुआ है, तो सर जी ये जी। तो फिर एक तरह से गलत नहीं हो जाएगी? नहीं, कैसे गलत हो जाएगी? आपके पास पाथ है, ठीक है। अब देखें, इन इन दो पाथ्स को डिस्कस कर लें, आप ये पाथ को डिस्कस कर लें और इस पाथ को डिस्कस कर लें। यहाँ पर पाथ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम मिल रही है। यहाँ पर आपके पास पाथ कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही होगी तो वहाँ पर उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, और यहाँ पर आपके पास जब रेजिस्टेंस कम मिल रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा होगा। तो सर ये तो दो अलग अलग बात होगी ना। ये पाथ की वजह से रेजिस्टेंस है कि डिप्लीशन रीजन की वजह से रेजिस्टेंस है हाँ, और ड्रॉप है? ये एक ही बात है, क्योंकि आपके पास एक नॉर्मली जब कंडक्शन नहीं हो रही तो ये कंप्लीट पाथ मौजूद है, ठीक है। फुली पाथ है, मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। आपके इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो है ना, घर का एक बड़ा मेन गेट है, जो वो फुल जो गाड़ी वगैरह के लिए आप ओपन करते हैं, जो मेन गेट है वो पूरा गेट है ओपन है, और कहीं से भी आप जा सकते हैं। उससे 10,000 लोग भी जा सकेंगे, 20,000 लोग भी जा सकेंगे, और बहुत से लोग पास हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि आपने जब रिवर्स बाइस किया तो उसकी वजह से आपने ये किया है कि आपने उसके दोनों चीज़ों को बंद कर दिए, लेकिन अब दरमियान में वो एक सिर्फ छोटा सा जो स्मॉल दरवाज़ा होता है जो आप आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आपके घर में वही रश है कि आपके पास वही 1,000 बंदे या 10,000 बंदे हैं, तो अब यहाँ से पास होने के लिए उनके पास रास्ता कम है, तो अब उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब उन्हें रेजिस्टेंस मिल रही है। तो डिप्लीशन रीजन भी एक्चुअली इस पाथ को कम कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो हो रहे हैं, और उस कम होने की वजह से ही आपके पास ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा। सही है सर, समझ गया सर। ठीक। वो अवेलेबल वो कम हो रहे हैं, अवेलेबल मतलब स्पेस, जी हाँ। चार्ज चार्ज जी कैरियर्स कम हो रहे हैं क्योंकि जी। वो सारा डिप्लीशन रीजन में इस्तेमाल हो डिप्लीशन रहे रीजन इस्तेमाल हो रहे हैं। हैं। ठीक है सर, Clear? समझ गया। अब आगे चलते हैं दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ।
ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज डिवाइडर बायस में हमें VGS और ID कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उससे हम नेक्स्ट चले जाते हैं। VDS भी फाइंड कर लेंगे इसमें। तो VDS कैसे होगा, VD माइनस VS, VD ये गिवन है और VS आपको ये गिवन है, तो VDS फाइंड हो सकता है। VDS इक्वल्स VD माइनस VS, मीन्स अगर फार्मूला नहीं भी लिखा है तो आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। आपने भी एग्जांपल सॉल्व किया जो एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। और ये हम कहाँ चले गए, एंड हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमने इस एग्जांपल को देखा है। एग्जांपल के बाद हम वोल्टेज डिवाइडर बायस को हमने देखा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से, क्योंकि पहले हमारे पास गेट वोल्टेज जीरो थी, उस वजह से आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो हो जाती थी जब आपके पास ड्रेन करंट जीरो होता था। याद है मैंने कहा था आप 2 पॉइंट्स पे फाइंड करते हैं। जब मुबीन ने क्वेश्चन भी किया था कि वो जीरो क्यों है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन ID इक्वल्स टू जीरो, तो तब VGS की क्या वैल्यू होगी, ऐसे ही। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब ID की वैल्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हो, मींस वो IDSS पर हो। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, ये 2 पॉइंट्स, कि हमें ये 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं फॉर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ Q पॉइंट। सर जो आईडी जो है ये तो उस पर जी, डिपेंड नहीं करता हमारी गेट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर, गेट टू सोर्स के अलावा। ये तो दोनों पे डिपेंडेंट करता है, लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब मिनिमम करंट फ्लो करेगा तब VGS की वैल्यू क्या होती है, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तब VGS की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि हम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू VGS एंड ID देख रहे हैं, तो हम एक पैरामीटर को देख रहे हैं, उस पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू के लिहाज से VGS की क्या वैल्यू आ रही है, और जब उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तब VGS की वैल्यू क्या आ रही है, और फिर उन पॉइंट्स को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास Q पॉइंट आएगी। क्लियर? इसमें हमने वी जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वो कांस्टेंट ली हुई है जी, कांस्टेंट, मतलब वो जीरो ली है कि कोई वैल्यू ली है नहीं, सर्टेन जो हमारे पास BJT प्रोवाइडेड। आपने कांस्टेंट नहीं, आपके पास ये ग्राफ आ गया जो कि ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से आपने कोई रेजिस्टर भी प्रोवाइड किया और कोई ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज भी प्रोवाइड की हुई है। ये वही एग्जांपल है, याद है आपको। आप एक दफ़ा जब ये सेट कर लेते हैं, इस टाइम में आपकी VDS तमाम की तमाम वो कांस्टेंट है जो भी आपने प्रोवाइड की, लेकिन आप जब VGS को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो ये ग्राफ ऐसे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप VDS के लिहाज से नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ देख रहे होते हैं VGS बढ़ रहा है, तो तब क्या, तो करंट पर क्या अफेक्ट हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ID के लिहाज से इसके ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी आवाज़ में बहुत नॉइज है। समझ नहीं सही बात। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास हम ग्राफिकल एनालिसिस में बेसिकली हमें ये लाइन चाहिए ना, ये लाइन चाहिए, इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स ऐसे चाहिए कि जिसके लिहाज से हम एक लाइन ड्रा कर सकें और हमें इंटरसेक्शन से एक Q पॉइंट मिल सके। अब उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ों की डिपेंडेंसी है। हमें VDS के लिहाज से हमें एक चीज़ सिंपल सी ये पता है कि VDS करंट को मैक्सिमम कर सकता है, कम नहीं कर सकता। वो ओहमिक रीजन में आपको लेकर जाता है जिसकी वजह से कंडक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये, इसके लिहाज से आपका जो ग्राफ ड्रा होता है वो ये होता है कि आप ओहमिक रीजन में जाते हैं, फाइनली आप कांस्टेंट हो जाते हैं VDS अगर आप बढ़ाते रहते हैं, और फिर आप ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, जिसकी आपने लैब भी परफॉर्म की है। उसके बाद अभी हम जिस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं वो ये है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से ID पर क्या अफेक्ट आता है। ठीक है, VGS की वजह से ID पर क्या अफेक्ट आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम जैसे ही VGS को, क्योंकि यहाँ पर वो 0 वोल्ट होता है, हम इसे -1 करते हैं, जैसे ही -1 करते हैं तो ये ग्राफ पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो मैं जो चीज़ इस ग्राफ में डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम VDS को देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि VDS के लिहाज से क्या परफॉर्मेंस होनी है। असल में गेट टू सोर्स वोल्टेज वो सोर्स है जो कि करंट को कम करने के लिए यूज़ होगी, जो कि ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगी। आइदर उसे 0 कर देगी, आइदर उसे मैक्सिमम कर देगी, या उसे दरमियान में लेकर आ जाएगी। तो इसलिए गेट टू सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, गेट टू सोर्स की वजह से ID डिपेंडेंट है गेट टू सोर्स पर। तो अब हम इन 2 पैरामीटर्स को देख रहे हैं। जब आपने ID को 0 किए
तो उस लिहाज से आपका क्या वैल्यू आ रही है, और जब आपने VGS को 0 कर दिया तो तब आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, क्या पॉइंट आ रहा है? क्लियर है मूवी? जब आईडी 0 होगा तो VGS की एक वैरायटी ऑफ वैल्यूज होगी ना सर। अब जब क्या होगा, जब ID 0 होगा तो सर क्योंकि जब आईडी अगर आप देखिए ग्राफ से 0 पर है तो उसके आगे VGS की पूरी वैल्यूज का एक लाइन है जो कि हमें बताती है अलग अलग VGS की वोल्टेजेस पर आईडी 0 हो सकता है जी, है ना सर। तो फिर हम 1.00 क्यों लिया था सर हमने? उस पॉइंट में हमने जो 0 लिया था। अभी ये देखो इस ग्राफ में और सेल्फ बायस के ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप सेल्फ बायस के ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम उस ग्राफ पे शिफ्ट होते हैं और फिर वहां पर डिस्कस करवा लेते हैं। सही इसी को कर रहे सर, इसी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, देखते हैं। हाँ, तो अब हम इसको देख लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन रहता है तो फिर भी हम देख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास देखिए हमें एक फर्स्ट पॉइंट ये फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये फाइंड करने के लिए हमने क्या चीज़ सेट की हुई है, ये VG है, VG नहीं होगा, ये एग्जैक्टली VGS होगा, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट हमने कब कैलकुलेट करना है, जब ID इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारे पास VGS का फार्मूला है VG माइनस VS। तो अभी हमें VG की वैल्यू पता है, वो कैसे ड्राइव होती है, R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VDD। पता है ना VG का फार्मूला, R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VDD, ठीक है। ये VG ऐसे कैलकुलेट होगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ID इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास हम VS को फाइंड कर लेते हैं। VS का फार्मूला है IDRS। क्योंकि ID की वैल्यू 0 है तो आपके पास VS की वैल्यू भी 0 वोल्ट्स होगी। तो इसलिए आपने इस VS की जगह पर जब 0 वोल्ट पुट किया है तो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज एक्जैक्टली इक्वल होगा VG के। और VG आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस तरह से R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय VDD। अगर आप लेटेस्ट प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसमें VG की वैल्यू आई थी 1.5 वोल्ट्स, तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम अब नेगेटिव पॉइंट पर या 0 पर नहीं आ रहे हैं, हम एक पॉजिटिव वैल्यू पर आ रहे हैं जो कि होगी 1.5। VG की वैल्यू 1.5, इसे हम VGS लिख देते हैं क्योंकि ID इस पॉइंट पे 0 है, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया। और सेकंड पॉइंट जो इजीएस्ट हमें मिल सकता है वो हमारे पास ये है कि जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 कर दें तो तब ID की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू को 0 कर दिया क्योंकि हमें इस पॉइंट पर कोई पॉइंट मिल जाएगा जिसे हम इंटरसेक्ट करते हैं, हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन दी एंड हमारा रीजन ये है कि हमें दो पॉइंट्स मिले जो कि ID 0 या VGS 0 के लिहाज से हमें ड्राइव कर किए जा सकते हैं और फिर हम उनको इंटरसेक्ट करके अपना क्यू पॉइंट फाइंड कर सकें। तो हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 किया है, तो ID का फार्मूला आप लोग को याद है कि ID का फार्मूला लिखवाया था VG माइनस VGS डिवाइडिंग बाय RS। तो VGS की वैल्यू को अगर आप 0 कर देंगे तो ID इक्वल होगा VG डिवाइडिंग बाय RS, ठीक है। वो अगर आप ड्राइव कर लें तो वो मेरे ख्याल से ID की वैल्यू 1.5 डिवाइडिंग बाय RS की वैल्यू किसी को याद है, 2.2 किलो ओम। तो अगर फाइंड कर लें तो शायद कुछ मिली एम्पेयर में आ रहा होगा जो भी करंट की वैल्यू आ रही। तो फाइनली आपको ये दो पॉइंट्स मिल जी सर इसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा सर? किसके साथ, यहाँ पर? ये सर ID इज इक्वल टू VG माइनस VGS डिवाइडेड बाय RS। हाँ, तो इसके साथ माइनस का साइन क्यों आएगा जब VGS 0 है? जब VG 0 हो जाएगा तो VG माइनस 0 विल बी VG, सही है। ठीक है। तो VG डिवाइडिंग बाय RS, तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं जिसमें एक पॉइंट है VG अपॉन RS और दूसरा पॉइंट है VGS इक्वल्स VG। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। ये ग्राफ आपको पहले से मिल जाएगा IDSS और VGS ऑफ के लिहाज से। अब इन दो पॉइंट्स को आप मिलाते हैं लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं होता, तो आप इसी लाइन को, इसी स्लोप को कंटिन्यू रखते हैं और जैसे ही ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होगी वो पॉइंट आपका क्यू पॉइंट होगा जो कि यहाँ पे ड्राइव किया गया। फिर आप इसको उसी तरह से देख लेंगे कि आपके पास डिविजन्स कितनी है, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। देखा जाएगा कि VGS ऑफ की क्या वैल्यू और इन्होंने पर डिवीजन क्या दिया। लेट्स सपोज एक डिवीजन की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो क्यू पॉइंट है VGS के लिहाज से वो हो रहा होगा -3 वोल्ट्स। और जो करंट की वैल्यू आ रही होगी वो होगी आपके पास 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर और 3.5 मिली एम्पेयर,
ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको बता दी गई ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से भी और ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से भी, और जो आपने मैथमेटिकली क्यू पॉइंट फाइंड किया, दोनों चीज़ें, ये क्यू पॉइंट आपने ग्राफिक मैथमेटिकली फाइंड किया और ये आपने ग्राफिकली फाइंड किया। लेट मी कंप्लीट कि मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ ये बताना चलूँगा। अब अगर आपके पास दोनों सेम बना देता हूँ कि हमारे पास सेल्फ बायस में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कलर स्कीम चेंज कर देते हैं। ये जो ग्रीन में मैंने लाइन ड्रा की है, ये ग्रीन लाइन है फॉर सेल्फ बायस, और ये जो हमने पहले से हमारे पास ये जो रेड कलर में शो हो रही है, पर्पल कलर में जो शो हो रही है, कि ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर बायस। अब दोनों में मेजर डिफरेंस स्लोप का है। ठीक है, एक ही ट्रांजिस्टर है, दोनों में आपके पास मेजर डिफरेंस ड्रॉप का है। बता सकते हैं स्लोप किस में ज्यादा है? जी, सेल्फ बायस में बहुत ज्यादा स्लोप है। इस वजह से जब आप एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर पे शिफ्ट होते हैं तो क्यू पॉइंट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाएंगी, जबकि आपके पास जो वोल्टेज डिवाइडर बायस की जो जो आपके पास लाइन आ रही है उसमें स्लोप कम है। हम उसी एग्जांपल को जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर चेंज हो चुका है और उसके कुछ ग्राफ इस तरह से। ठीक है, तो देखें अब क्यू पॉइंट शिफ्ट कहाँ पर हो गया, क्यू पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ऐसे ही हम ब्लैक कर देते हैं ताकि दोनों चीज़ों में सिमिलरिटीज रहें। आपके पास क्यू पॉइंट वन की जगह पर क्यू पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका। लेकिन जो चीज़ें चेंज देखने वाली हैं वो ये है कि पहले आपके पास सेल्फ बायस के लिहाज से क्यू पॉइंट यहाँ पर था, तो अब क्यू पॉइंट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आया है, जो कि इतना ज़्यादा चेंज है। जबकि आप अगर उसी को उसमें कर देते हैं कि इसी क्यू पॉइंट को आप जब देख रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिहाज से, तो इसमें चेंज काफ़ी कम है। ठीक है, तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है आप लोगों को? कि ज़्यादा स्टेबल है जी वोल्टेज डिवाइडर हाँ, बायस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है वो सेल्फ बायस की निस्बतन ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास ये आपके पास इसमें चेंज बहुत कम अकर हो रही है। उसमें चेंज अकर ज़रूर होगी, लेकिन चेंज रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ बायस हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बायस स्टेबल है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस है जिसको हमने देखा था, तो हमें हमें ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि हमारे पास जो ग्राफ में जो पॉइंट्स में वेरिएशन आ रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मुबीन, आपके जो क्वेश्चन है काइंडली। बस एक ही बात कंफर्म कि जो हमने ID 0 डाला है बस वो टेस्ट करने के डाले के ग्राफ में कहाँ है। जी जी ऐसे ही, सिर्फ कि हमारे पास हमें वो वो पॉइंट्स पॉइंट्स लेने के लिए तो इसका जी कोई जी एक्चुअल नहीं नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए। सही है। जी, बस बाकी ऐसे ही अगर समझ किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। सेल्फ बायस के लिए आपने दो चीज़ें अलग, दो पॉइंट्स याद किए थे कि एक आप 0 0 पर पॉइंट सेल्फ बायस के लिहाज से, ठीक है, एक पॉइंट तो ये होगा, वो फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यही होगा। दूसरा पॉइंट जब आप ये फाइंड करते हैं तो वो किस चीज़ में होता है, जब आपने VGS फाइंड करना होता है, व्हेन ID इक्वल्स IDSS। ये सेल्फ बायस के लिए आपको याद रखना होता है कि आपको एक पॉइंट तो ये हमेशा मिलेगा, और ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, VGS फाइंड करना होगा जब ID IDSS के इक्वल हो। वोल्टेज डिवाइडर बायस में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक, जब ID 0 होगा तब VGS की क्या वैल्यू होगी, और जब VGS आपके पास 0 होगा तो तब ID की क्या वैल्यू होगी। फाइनली आपको ग्राफ मिलेगा जिससे आप ये चीज़ क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ अगर याद है तो काइंडली इस एग्जांपल का क्यू पॉइंट फाइंड कर दें ग्राफिकल एनालिसिस के लिहाज से।
ग्राफ लेट सपोज हम ये कहते हैं IDSS 12 मिली एम्पेयर और जी काइंडली सॉल्व करें और पोस्ट करते जाएं उसमें रिजल्ट्स में ताकि मैं चेक करूं। ग्राफिकली सॉल्व करना है? जी ये ग्राफिकली है क्योंकि मैथमेटिकली तो आपने किया है। डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट क्यू पॉइंट, आपको क्यू पॉइंट फाइंड करना है जेफेट का। अगर वोल्टेज डिवाइडर बायस ना भी लिखा हो तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। गिवन दैट पर्टिकुलर डिवाइस हैज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व एज शोन इन फिगर, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व उन्होंने पहले से बताया होगा जो कि 12 मिली एम्पेयर और -3। तो आप उस हिसाब से डिविजन्स कर लें और वो चीज़ें देखें। सबसे पहले आपको पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है फॉर ID इक्वल्स टू 0। जल्दी से फैज़ान आप भी करें और साथ फैज़ान और बाकी तमाम भी। और सेकेंड पॉइंट है फॉर VGS इक्वल्स टू 0। मुझे पहले पॉइंट्स की वैल्यू बताएंगे फिर उसके लिहाज से। हरीब शाबाश। फैज़ान आप बता सकते हैं ID के लिए फॉर ID इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे तो फिर आप VGS कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी फैज़ान। या उज़ैर आप बताएं। उज़ैर जी उज़ैर नहीं बता तो बता दें, अगर पता है तो काइंडली एक्सप्लेन करें। हाँ या ना में ज़रूर जवाब दें। साद आप बता सकते हैं। साद सर वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाएंगे VG के पहले लिए। तो ये बताएं कि VGS किसके इक्विवेलेंट होगा? सर VGS तो इक्वल होगा VGS माइनस VS। ठीक है, VS की वैल्यू क्या होगी? सर वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा VG। अब VG के लिए आप वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला बता दें। R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जी मल्टीप्लाई बाय VDD। शाबाश जी। जल्दी से बता दें VG की क्या वैल्यू आ रही है। किसी ने अगर सॉल्व कर लिया तो बता दें। जी सर दोनों सेम रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट का हाफ हो जाएगी दोनों ना सेम voltage। रेजिस्टेंस है 2.2 मिली ओम और 2.2 मेगा ओम, बिल्कुल 4 वोल्ट होगी। 4 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास VG की एक वैल्यू आई है, मीन्स आपको एक पॉइंट मिला है। इस एक्सिस में ID 0 होता, इस एक्सिस में VGS 0 होता। तो आपको ID 0 और VGS की वैल्यू मिली है 4 वोल्ट्स, तो एक पॉइंट आपके पास ये है। और दूसरा VGS जब 0 होगा तो तब आपने ID फाइंड करना है। वो बता दें अगर साथ ID के लिए क्या फार्मूला होगा? VDD माइनस VD अपॉन RD सर। उसमें तो देखें, अगर आप ये फार्मूला लिखते हैं VDD माइनस VD और RD, तो देखें इस फार्मूले में आपके पास ना ही VDD गिवन है आपको और ना इस फार्मूले में VGS की वैल्यू इंटर होती है। सर फिर VG वाला लगाएंगे VGS माइनस VGS VG माइनस VGS अपॉन RS। अपॉन RS। तो VGS की वैल्यू आपने क्या पुट की है? 0। 0। तो ये हो जाएगा VG अपॉन RS। यस सर। और VG की वैल्यू आपके पास आई है 4 और RS की वैल्यू है 3.3 किलो। 2 एम्पीयर 2 एम्पेयर? मिली एम्पीयर 2 मिली एम्पेयर तो शायद नहीं आना चाहिए। 4 डिवाइडिंग बाई 3.3। 1.2 मिली एम्पीयर। अच्छा सॉरी 1.2 मिली एम्पेयर। आपकी शायद माइक का कोई इश्यू है मुझे।
तो 1.2 मिली एम्पेयर वो कहीं पे आपके पास पॉइंट है, मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपके पास VGS 0 होगा और आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी 1.2 मिली एम्पेयर। और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये क्यू पॉइंट होगा। फिर आप ग्राफिकली लिहाज से उसकी डिवीजन देख लें कि ये डिवीजन कहाँ तक जा रही है और ये डिवीजन कहाँ पे आ रही है। क्लियर है? ये सबको क्लियर है? किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर पूछें। जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये देखें ये वही ग्राफ है जो कि आपके पास 1.2 मिली एम्पेयर का पॉइंट जो कि आपने भी बताया और 4 वोल्ट्स, तो आपने इसके लिहाज से इन दो पॉइंट्स को मिलाया तो ये क्यू पॉइंट है। अब डिवीजन वाइज देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिवीजन्स हैं, तो इसका मतलब है एक डिवीजन इन्होंने 0.5 की रखी है। 0.5 1 1.5 और ये आपके पास क्योंकि 2 कंप्लीट नहीं है तो 2 से कुछ पहले है तो -1.8। क्लियर? और यहाँ पे इसे देख लेते हैं कितनी डिवीजन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवीजन का मतलब ये है कि क्योंकि 12 मिली एम्पेयर मैक्सिमम है तो 12 डिवीजन का मतलब है कि एक डिवीजन 1 वोल्ट की इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे एक डिवीजन 1 वोल्ट्स और सेकंड डिवीजन से कुछ पहले है तो इसलिए 1.8 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आपको जो क्यू पॉइंट मिला है वो है ID इक्वल्स 1.8 मिली एम्पेयर और VGS इक्वल्स -1.8 वोल्ट। कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें। जी क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये इसका वैसे सोल्यूशन भी गिवन है जो कि अभी आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो ID ऐसे आ गया और IT आ गया। क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी पे मैंने बात कर दी है तो समझ में आ गई क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी। ये देखें सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस दोनों को कंबाइन डिस्कस किया गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, आपके पास डिफरेंस माइनर आ जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्लियर? आगे आ जाते हैं। हमारे पास थर्ड बाइसिंग है करंट सोर्स बाइस। ठीक है, तो करंट सोर्स बाइस मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे पास करंट की दो सोर्सेज हैं जो कि कंट्रोल्ड सोर्सेज हैं या डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, एक है हमारे पास करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और एक है आपके पास वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बता सकते हैं वोल्टेज करंट कंट्रोल सोर्स कौन सी है? जी FET भी कह सकते हैं, बिल्कुल। और करंट कंट्रोल करंट सोर्स आपके पास BJT। और BJT में क्या है कि अगर हमें एज अ करंट सोर्स यूज करना है तो मींस आपने एक ऐसा एम्पलीफायर यूज किया है जो कि हमेशा एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है आपके पास कांस्टेंट करंट सोर्स। मींस आपने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है जिसकी वजह से यहाँ पर एक करंट होगा जिसे आप कलेक्टर करंट कहते हैं और वो तमाम चीज़ें आपको पता है कि वो कैसे मेंटेन करनी है और वो कैसे कैलकुलेट करनी है। अब जो कलेक्टर करंट होगा वही यहाँ से पास होकर ड्रेन तक पहुँच रहा होगा। ठीक है, तो मीन्स आपकी जो सप्लाई हो रही वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ रही होंगी, वो एक कांस्टेंट करंट होगा क्योंकि वो एक ट्रांजिस्टर की वजह से आपने जो चीज़ यूज़ की हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास बाकी ट्रांजिस्टर वैसे ही है तो हमारे पास सिर्फ ट्रांजिस्टर में एक बाइसिंग के तौर पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स हमने कनेक्ट कर दिए जो कि एक ट्रांजिस्टर होगा। तो उस ट्रांजिस्टर की वजह से आपके पास क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी मजीद इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, कोई बता सकता है? क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी सोर्स पे जो वोल्टेज है सर वो स्टेबल हो जाती है। नहीं, आप कांस्टेंट करंट सोर्स को अगर देखकर डिस्कस करें शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए। यहाँ पर आ जाते हैं। ये ग्राफ, ये स्लोप असल में क्या बताता है कि आपका करंट बहुत रैपिड चेंज हो रहा है। ये ग्राफ क्या बताता है कि आपका करंट
रैपिड, बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं है लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है, वेरिएशंस आती जा रही हैं। जबकि आपके पास जो कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब ये है कि आपने एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से इमिटर करंट कांस्टेंट होगा। जो इमिटर करंट होगा वो असल में कहाँ पर जा रहा होगा, सोर्स पे। और आपको पता है सोर्स इक्वल है किसके, ड्रेन करंट के, ऐसे ही ना। तो आपके पास जो इमिटर से करंट आ रहा है वही एग्जैक्टली आपके पास सोर्स पर जा रहा है। और इमिटर से अगर कह लें तो आपको ये भी पता है कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट है। थोड़ा सा अगर मैं इसे करेक्ट कर दूं तो पहले इमिटर लिख देते हैं, बाद में कलेक्टर लिख देते हैं। तो आपको कांस्टेंट करंट सोर्स मींस इमिटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, और कलेक्टर जो है वो अगले ट्रांजिस्टर की सोर्स से कनेक्टेड है, और सोर्स से वो तमाम का तमाम करंट ड्रेन की तरफ जा रहा होगा। तो आपके पास एक कांस्टेंट करंट है जो कि आपके पास आईसी है, वो ऑलवेज मेंटेन रह रहा है। तो उसका मतलब है लेट्स सपोज जो आईडी यहाँ पर आ रहा है उसकी वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब अब इन तीनों लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर करंट में बहुत रैपिड चेंज है, यहाँ पर करंट में चेंज है लेकिन बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं है, यहाँ पर करंट ऑलवेज कांस्टेंट है। तो जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको ये वेरिएशंस नज़र नहीं आएंगी करंट की, तो वो और ज़्यादा मजीद स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास करंट है जो कि आईडी की वैल्यू है जो कि वी डिवाइडिंग में आ रही, जैसे उन्होंने कैलकुलेट किए, और उसके लिहाज से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। उस स्ट्रेट लाइन से क्या होगा कि जिस लाइन पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उस लिहाज से आप क्यू पॉइंट फाइंड कर लेंगे। और दूसरा क्यू पॉइंट जो हम डिस्कस करते थे कि अगर ट्रांजिस्टर चेंज हो जाएगा, उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व चेंज हो जाएगा, तो उसके लिहाज से आपके पास क्यू पॉइंट भी चेंज हो जाता है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा आ जाती हैं। देखिए इसमें जब आपके पास ट्रांजिस्टर चेंज हुआ है तो करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, करंट रिमेन्स द सेम। जबकि यहाँ पर करंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आई थी, यहाँ पर करंट में वेरिएशंस आई थी लेकिन इसकी निस्बतन कम थी। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल करंट सोर्स बायस है, फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस है, और फिर आपके पास फाइनली वो सेल्फ बायस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आप अगर बताएं तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है, बता सकते हैं मोस्ट स्टेबल? करंट, करंट, कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स बायस। सर इसमें आपने जो गेट टू सोर्स वोल्टेज उसको अकाउंट में लिया, लेकर आते हैं उसको भी। उसके बाद हमारे पास जो स्टेबल है, सिर्फ जिसकी सिर्फ स्टेबल की बात कर लें तो वो है आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस। जो लेस स्टेबल है वो है आपके पास सेल्फ बायस। ऐसे ही ये चीज़ें क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो ये तीन मीन्स आपके तीनों बायसिंग्स का खुलासा है। तो आपसे अगर पूछा जाए द मोस्ट स्टेबल, इट विल बी करंट सोर्स बायस। और अगर सिर्फ स्टेबिलिटी की बात हो लेकिन लेस कम्प्लेक्सिटी की बात हो तो वोल्टेज डिवाइडर बायस, और लेस स्टेबल की बात हो तो सेल्फ बायस। लेकिन आप इन तीनों को जब भी देख रहे होंगे तो आपके लिहाज से आप अगर देखें, आपको दिखने में ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा, ये असल में थोड़ा सा क्या नाम है, मुबीन। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सोर्स में आपके कोई ना कोई वोल्टेज आ रही होगी जो कि क्या होगी, VC, ऐसी यस सर, जो कि VC है और वहां पर सोर्स से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब VC इज इक्विवेलेंट टू VS। और गेट पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये तकरीबन सेल्फ बायस की तरह का ही सर्किट है, लेकिन इसमें आप जो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अकाउंट में है गेट टू सोर्स। देखें हमारे पास सोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो 0 में से माइनस हो रही होगी, तो आपको VGS मिल रहा होगा, VG माइनस VS। सही हो भी? पर ये ग्राफ में आप देखें ना, इस साइड में ग्राफ है, इसमें ये गेट टू सोर्स वोल्टेज में कितना रैपिड चेंज आया है। जी, गेट टू सोर्स वोल्टेज में बहुत चेंज आया। हम उसको क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ करंट को क्यों देख रहे हैं? हम करंट ही कंट्रोल करना चाहते हैं असल में, वोल्टेज को हम ट्रांसफर डिजाइन क्यों करते हैं? दो चीजें थी ना, आया पाथ ओपन हो या पाथ कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कंडक्शन, इसका मतलब है कि जीरो कंडक्शन। और हमें करंट को ही, करंट के लिहाज से ही चीज़ें मॉनिटर, क्योंकि अगर करंट को पाथ कंप्लीट होगा तो आपका सर्किट कंप्लीट होता है, आप एम्पलीफिकेशन अचीव कर सकते हैं और तमाम चीज़ें कर सकते हैं।
इसलिए करंट मोस्ट कंसिडरेबल पार्ट है। सेकंड, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एक, जैसे मैंने अभी पहले लिखा था, आपने दोनों बीजेटी और एफईटी में लिखा था करंट सोर्स, ठीक है। अब उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है किसी भी सोर्स के, करंट के जरिए से या वोल्टेज के जरिए से, लेकिन आप जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक करंट सोर्स डिजाइन करना है, जो कि आईसी होगा या आईडी होगा। क्लियर मूवी? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि मुबीन आपने एक बार क्वेश्चन किया था कि हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स फिर कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आप देखिए, अगर आपने सिर्फ यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स यूज़ की है तो उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी अचीव हो रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि लेकिन आप जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो आप वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लेस कम्प्लेक्स है, उसकी कम्प्लेक्सिटी कम है। क्यों लेस कम्प्लेक्स है? क्योंकि आपको सिर्फ एक ट्रांजिस्टर को बायस करना है, जबकि वो स्टेबिलिटी भी कदरे लेस सेल्फ बायस से ज़्यादा अच्छी दे रहा है। ये मोस्ट स्टेबल तो है, लेकिन यहाँ पर आपको दो ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग को कंट्रोल करना होगा, तो आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, Q1 एंड Q2। दो ट्रांजिस्टर की बायसिंग, दो ट्रांजिस्टर की कंट्रोल्स और दो ट्रांजिस्टर के ग्राफ्स और वो तमाम चीज़ें। तो आपको इटसेल्फ पता है कि आपने सिर्फ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ती। तो फिर अभी आपको दो कंबाइंड बायसिंग जब आप कर रहे होंगे तो सर्किट मजीद कम्प्लेक्स होता जाएगा। क्लियर? एक और बात भी है सर। जी सर, इस सर्किट में आपने इसको ग्राउंड से किया हुआ है बीजेटी को। सर ये तो पीएनपी है। जी, और नीचे देखें मैंने माइनस वी कनेक्ट किया हुआ। थोड़ा सा आप ईडीसी को देखें तो इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें। ये एक क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। डिटरमाइन, आपको इंक्रीज दी क्यूब पॉइंट स्टेबिलिटी, ये क्लियर हो गया पॉइंट, लेकिन ये कम्प्लेक्स ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मोर कम्प्लेक्स है, इसीलिए आप इसे कम ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, मींस वो एक बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल चीज़ है जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं या आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए, तो फिर आप इसी की तरफ चले जाएंगे। जो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर ई एंड आर डी इफ वी डी इज दिस, वी डी इज दिस, वी डबल ई इज दिस, आर जे इज दिस एंड आई डी इज दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई डी का फार्मूला ये VDD माइनस VD अपॉन RD, आपको तमाम चीज़ें गिवन है, तो इस फार्मूले को यूज़ कर कर आप RD फाइंड कर सकते हैं, और ये जो फार्मूला है इसके ज़रिए से आप RE फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको VE भी गिवन है और आपको IE भी गिवन है। क्लियर? अगर कन्फ्यूजन होती है पूछ लीजिए करें, अगर नहीं होती है तो बता दिया करें कि जी कोई मसला नहीं है, ताकि हम आगे चल सकें। यस सर, ठीक है। तो ओहमिक रीजन का पता है आप लोगों को अभी? जी, ओहमिक रीजन पता है? यस सर। ठीक है, तो ओहमिक रीजन क्या था कि आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आपके पास करंट बढ़ता रहता है। ठीक है, उसके लिहाज से आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ओहमिक रीजन में एक वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल रेजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल होता है किसके ज़रिए से? VGS के ज़रिए से। ठीक, क्योंकि रेजिस्टेंस लाजमी बात है वेरी होती है, तभी करंट आपके पास वेरी हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि VDS भी चेंज हो रहा है, ID भी चेंज हो रहा है, तो RDS की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। RDS क्या है? ड्रेन टू सोर्स रजिस्टर के दरमियान की रेजिस्टेंस, जिस पर अभी कुछ देर पहले मुबीन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि डिप्लीशन लेयर और उनके बढ़ने और कम होने की वजह से। ठीक है, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से RDS भी चेंज हो रहा होगा। तो आप ये कह सकते हो, आपको ओहमिक रीजन क्लियर होना चाहिए कि वो ओहमिक रीजन 0 से स्टार्ट होकर पिंच ऑफ वोल्टेज तक जाता है। सॉरी, ये पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और वहाँ तक आपका ओहमिक रीजन है, जब तक उसमें वेरिएशंस आती हैं और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पर उसके एक फाइनली एक पॉइंट होता है जब वो ब्रेक डाउन होगा, जिसको आपने ग्राफिकली भी देख लिया। सर एक सवाल था। जी जी, पूछें सवाल। सर, क्योंकि 0 वोल्ट पर हमारी पिंच ऑफ वोल्टेज जो आ रही है VP जी, तो अगर हम लोग
गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर -1 है जैसे, तो सर अगर हम पिंच ऑफ से -1 माइनस कर दें मतलब 4 वोल्ट हो जाएगा, तो सर क्या वो उसकी वोल्टेज आ जाती है? नहीं समझा मैं आपकी बात। सर जिस तरह पिंच ऑफ वोल्टेज कम होती जाती है ना उसकी वजह से, जिस तरह हम गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जी है ना सर? जी। तो क्या वो गेट ऑफ सोर्स वोल्टेज हम पिंच ऑफ वोल्टेज से माइनस करेंगे तो हमारी नई पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगी? नहीं नहीं, आप नॉर्मली जो पिंच ऑफ वोल्टेज है आप इसे ही देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सिर्फ इसलिए समझाने के लिए कि गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से आपका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपका ग्राफ यहाँ से ऐसे आ रहा हो या यहाँ से ऐसे आ रहा हो या यहाँ से ऐसे आ रहा हो। असल में जो आपका पॉइंट है, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, असल में पॉइंट ये है। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वक्त में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। इस वजह से इस वक्त में आपके पास जो वोल्टेज होगी उसे हम कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज, जो कि लिखा गया +5 वोल्ट। ये पिंच ऑफ वोल्टेज यही रहेगी, लेकिन आपके पास ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है कि इसके लिहाज से आपको VGS ऑफ पता चल जाता है। बाकी तो वो इस चीज़ के लिए कि जब आपने VGS को बढ़ा दिया तो आपके पास वोल्टेज, वो ये कहना चाह रहे हैं, उनका मकसद ये कहने का कि आपके पास अब आप IDSS तक नहीं पहुंचेंगे, अब IDSS से पहले ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा। और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे और ज़्यादा पहले ही कांस्टेंट हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे पहले ही थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा, और पहले कांस्टेंट हो जाएगा, और फाइनली आप 0 वोल्ट की तरफ चल जाएंगे। क्लियर मुबीन? यस सर, सही है सर। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो मेरे अभी जहन में आई है वो ये है कि आप जब उस टाइम पूछ रहे थे ना पीको करंट, देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर VGS ऑफ आ गया जो कि -5 वोल्ट्स है, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकली भी वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, वो एग्जैक्टली 0 नहीं है। देख सकते हैं इस चीज़ को? यस सर, थोड़ा सा पीछे गैप है। हाँ, थोड़ा सा उसमें गैप है, तो वो गैप असल में यही चीज़ डिफाइन करता है, क्योंकि 0 मीन्स उसको एग्जैक्टली इसके ऊपर होना चाहिए था। ये लाइन है, ठीक है, जबकि ये यहाँ नहीं है, ये आपके पास कुछ यहाँ से ऊपर है, इसका मतलब है मिनिमम कोई लीकेज करंट और कोई चीज़ें फ्लो कर रही हैं। क्लियर? वही सर, एक कंसिडरेशन है ना कि जो ही पिंच जी ऑफ वोल्टेज पर आ गई वो कट जी ऑफ है, कंसीडर कर जी ली हमने। जी, बिल्कुल ऐसे ही। सही था। तो इसीलिए वो फार्मूला आपको दिखाया गया था। तो आप काइंडली ये फार्मूले को अपने पास जहन में रखिएगा, RDS इक्वल्स VDS ओवर ID। तो फिलहाल तक हम अपने लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। और हम 12:44 हैं, तो हमारे पास 12